हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जेके रोलिंग की ही लिखी हैरी पॉटर सीरीज से ही रिलेटेड ऐसी बुक की जिसमें विजार्डिंग वर्ल्ड की बच्चों की कहानियां हैं। जैसे मगल वर्ल्ड में सिंड्रेला या रपुंजल की कहानियां हैं, वैसे ही विजार्डिंग वर्ल्ड में ये कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं। और इसकी एक कहानी हमने डेथली हैलोज बुक और मूवी में भी देखी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीडल द बार्ड बुक की बाकी की कहानियां क्या हैं और डंबलडोर का उन कहानियों के बारे में क्या कहना है। एक फन फैक्ट है कि जेके रोलिंग ने इसे हैरी पॉटर सीरीज से ज्यादा रिलेट करने के लिए ऐसा बताया है कि इन कहानियों को एंशिएंट रूइंस यानी कि पुरातन लिपि लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हर्माइनी ने किया था, जिसमें उसने डंबलडोर के वो नोट्स भी डाले थे जो डंबलडोर ने मरने से पहले अपनी ऑब्जर्वेशन से लिखे थे। तो बीडल द बार्ड बेसिकली यॉर्कशायर में रहने वाला एक विज़र्ड था, जिसका कहना था कि उसने बहुत दुनिया घूमी है और मगल्स को करीब से जाना है और इसलिए उसकी कई कहानियों में मगल को कंसिडर किया गया था, नेगेटिव वे में नहीं बल्कि काइंडनेस, कॉमन सेंस या वैल्यूज से। तो इस बुक में 5 कहानियां हैं। पहली कहानी है विज़र्ड एंड द हॉपिंग पॉट की, जिसमें एक बूढ़ा विज़र्ड था जो अपनी पावर का यूज करके विलेज के मगल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करा करता था। उसने किसी को बताया नहीं था कि वो विज़र्ड है, इसलिए वो प्रिटेंड करता था कि वो अपनी कढ़ाई में जड़ी बूटी डाल रहा है और काढ़ा बनाकर लोगों की हेल्प कर रहा है। जब वो विज़र्ड मरने वाला था, उसने अपनी सारी चीजें अपने बेटे के नाम कर दी, जो अपने पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे मगल्स पसंद नहीं थे, उसे अपने मैजिकल स्किल्स पर घमंड था। पिता की मौत के बाद उस विज़र्ड को वसीयत में एक कढ़ाई मिली और उसके अंदर एक पैर का स्लीपर भी, साथ ही एक नोट भी जिस पर उसके पिता ने लिखा था, इस उम्मीद में बेटे कि तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़े कभी भी। बहुत गुस्से में उसने सोचा कि उसके पिता ने वसीयत में बस ये छोड़ा उसके लिए, और उसने उस स्लीपर को वापस उस पॉट में फेंक दिया। और जब भी कोई उसके पास हेल्प के लिए आया तो उसने किसी की भी हेल्प नहीं की और सबके मुंह पर दरवाजा बंद करता रहा। जैसे एक बूढ़ी औरत जिसकी पोती को मस्से होने की बीमारी हो गई थी, पर उसी रात उसने नोटिस किया कि उस पॉट में से एक टांग उगाई है और पूरे पॉट पर मस्से उगाए हैं। वैसे ही एक औरत रोती हुई आई थी कि उसका बच्चा बीमार है। विज़र्ड ने उसके मुंह पर भी दरवाजा बंद कर दिया था और पॉट में वॉमिट भर गई थी। और ऐसे ही कई किस्से हुए और फिर वो विज़र्ड जहाँ जहाँ जाए वो मटका उसके पीछे पीछे एक पैर पर फुदकता रहे, जब तक फाइनली विज़र्ड ने हार मानकर सबकी हेल्प करने का डिसाइड नहीं कर लिया। और जैसे जैसे मगल्स की मुसीबत कम होती गई, पॉट भी सही होता गया और लास्ट में वो स्लीपर मटके में से बाहर आ गया, जो मटके के पैर में परफेक्टली फिट हो गया और दोनों साथ में सनसेट की तरफ चल दिए। माना जाता है कि वो विज़र्ड और कोई नहीं बल्कि हैरी के पर दादा लिम्फ्रेड ऑफ स्टिंचकॉम्ब ही थे, जिसके बेटे ने पॉटर फैमिली की शुरुआत की थी। अगर आप फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डंबलडोर का इस कहानी के बारे में कहना है कि इस कहानी में ये शिक्षा दी जाती है कि अगर आपके पास पावर है तो इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए लगाएं। दूसरी कहानी है फाउंटेन ऑफ द फेयर फॉर्च्यून की। इसमें बताया है कि एक दूर पहाड़ी पर गार्डन में एक फाउंटेन हुआ करता था और माना जाता था कि जो इस पानी में नहा लेगा उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगी। और साल में सिर्फ एक दिन एक इंसान को ही मौका मिलता था इस फाउंटेन में नहाने का। इस उम्मीद में हजारों जादूगर जादूगरनियां उस गार्डन में इकट्ठा होते थे कि वो फाउंटेन तक जाकर उसमें नहाएं। इसी सिलसिले में एक बार 3 जादूगरनियां अपनी किस्मत खोलने गार्डन के एंट्रेंस गेट पर गईं। पहली, जिसका नाम आशा होता है, ऐसी बीमारी से जूझ रही होती है जिसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। दूसरी एल्थेडा थी, जिसे एक जादूगर ने लूट लिया था और अपनी गरीबी और दुख करने के लिए वो फाउंटेन तक जाना चाहती थी। और तीसरी का नाम अमाटा था, जिसके प्यार ने उसे धोखा दिया था और उसे छोड़कर चला गया था और वो अपने टूटे दिल के दुख से मुक्ति पाना चाहती थी। उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो साथ जाएंगी और मुसीबतों का सामना करके फाउंटेन तक पहुंचेंगी। पर जैसे ही दीवार में दरार आई और उसमें से पेड़ की बेल निकली, उसने आशा को पकड़ लिया। आशा ने एल्थेडा को पकड़ लिया और एल्थेडा ने अमाटा को, पर अमाटा के बाल पास खड़े एक मगल नाइट के भाले में फंस गए और बेलों ने जैसे ही आशा को अंदर खींचा, उसके साथ बाकी के तीनों लोग भी अंदर चले गए और वो खूबसूरत से गार्डन में पहुंच गए। नाइट, जिसका नाम उसकी किस्मत की तरह ही लकलेस होता है,
उसे पता चल जाता है कि बाकी की तीनों औरतें जादूगरनियां हैं और वो कहता है कि मैं पीछे हट जाता हूँ। अमाटा गुस्से में कहती है कि अब वो अंदर आ ही गया है तो हेल्प करे उन सबको फाउंटेन तक पहुँचने में। वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें 3 चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला था दैत्याकार सफेद अंधा कीड़ा जो पेन का प्रूफ मांगता था। जादू से इस कीड़े को मारने की बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो कीड़ा नहीं मरा तो फाइनली आशा रोने लगी और उसके आंसू से उस कीड़े की भूख मिट गई और उसने उन्हें आगे जाने दिया। दूसरा चैलेंज आता है ढलान भरी जमीन का जो मेहनत का फल मांगती थी। वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो उस ढलान पर चढ़ जाएं, पर वो नहीं चढ़ पाते। घंटों की मेहनत के बाद और एल्थेडा के एफर्ट्स से जब उनके शरीर से पसीना टपक कर जमीन पर गिरता है तो फाइनली वो जमीन समतल हो जाती है, चैलेंज पूरा हो जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे चैलेंज में एक नाला सामने आ गया जिसको पार करने के लिए आपको अपने पास्ट के खजाने को देना था। उन लोगों ने कूद कर या ब्रिज बनाकर उसे पार करने की कोशिश की पर कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अब अमाटा आगे आई और उसने कहा कि वो अपने उस मेमोरी यानी याद को छोड़ देगी जो उसको तकलीफ दे रहा था, यानी उस आदमी से जुड़ी सारी यादें जो उसे छोड़कर चला गया था। और वो अपने दिमाग से मेमोरी निकालती है और उसे पानी में डाल देती है। ऐसा करते ही नाला सूख जाता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब डिसाइड करना था कि कौन फाउंटेन में जाएगा, पर तभी आशा जमीन पर गिर जाती है। वो मरने ही वाली होती है और उसे पता था कि अब वो फाउंटेन तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो बाकी तीनों को बोलती है कि वो लोग आगे जाएं। एल्थेडा फटाफट कुछ जड़ी बूटियों को मिलाती है और उसे आशा को दे देती है और वो पोशन इतना पावरफुल बनता है कि आशा पूरी तरह ठीक हो जाती है और अब उसे फाउंटेन की जरूरत ही नहीं थी। आशा को क्योर करके एल्थेडा को रियलाइज होता है कि उसके पास पावर है दूसरों को ठीक करने की, मतलब ऐसा करके वो पैसे कमा सकती है और उसकी गरीबी दूर हो सकती है, इसलिए उसे भी अब फाउंटेन की जरूरत नहीं। तीसरी विच अमाटा को रियलाइज होता है कि जिस वक्त उसने अपने पुराने प्यार की यादें अपने अंदर से हटा दी, उसे अब समझ में आया कि वो इंसान कितना क्रूअल और फेथलेस था। उसे उस जैसे इंसान की जरूरत नहीं, इसलिए उसे भी अब फाउंटेन की जरूरत नहीं। और सर लकलेस की तरफ मुड़ती है और ऑफर करती है कि वो पानी में डुबकी लगा ले, ये उसका रिवॉर्ड है उन सबकी रास्ते में हेल्प करने के लिए। लकलेस, जिसकी किस्मत हमेशा फूटी होती थी, अपनी किस्मत पर हैरान होता है और जाकर फाउंटेन में डुबकी लगा देता है और अपने मैले कुचले जंग भरे आर्मर से बाहर निकलता है और तीनों जादूगरनियां उसे देखती रह जाती हैं कि वो कितना हैंडसम होता है। वो अमाटा से शादी के लिए उसका हाथ और दिल मांगता है। अमाटा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे वर्दी इंसान मिल रहा है और इस तरह हर किसी को वो मिल जाता है जो वो चाहते थे और चारों खुशी खुशी वापस आ जाते हैं और उन्हें जिंदगी भर की दोस्ती मिलती है। उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि एक्चुअली उस फाउंटेन में कोई पावर नहीं थी। माना जाता है इस फाउंटेन के आसपास अब एक स्कूल है और ये फाउंटेन आज भी वहाँ है और वो स्कूल है बॉबेटन स्कूल ऑफ मैजिक। डंबलडोर ने नोट्स में कहा था कि ब्रूटस मैल्फॉय ने इस कहानी को हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी से निकालने के लिए ट्राई किया था क्योंकि इसमें जादूगर और मगल की शादी की बात की गई है, पर इसके मॉरल को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया क्योंकि इस कहानी में यही बताया गया है कि मेहनत और कॉन्फिडेंस से आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। तीसरी कहानी है द वॉरलॉक्स हेयरी हार्ट की। इसमें मेन कैरेक्टर एक हैंडसम, स्किल्ड, रिच यंग जादूगर है जो कि एक राजकुमार भी है और जिसे इमोशंस वीकनेस की निशानी लगती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जिंदगी में कभी प्यार नहीं करेगा ताकि वो वीक ना हो और इसी के लिए वो डार्क आर्ट का यूज करता है। उसे लगता था कि अब वो परफेक्ट है और उसके दोस्त जो शादी कर रहे हैं बेवकूफ हैं जो इन सब चीजों में उलझ कर रह जाएंगे। एक बार वो 2 सर्वेंट्स को बात करते हुए सुनता है जो उस पर दया दिखा रहे होते हैं कि उसकी जिंदगी में कोई प्यार या वाइफ नहीं है। जादूगर के ईगो पर ये बात लग जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो सबसे खूबसूरत औरत से शादी करेगा जो बहुत पावरफुल जादूगरनी भी हो ताकि कभी कोई कुछ न बोल पाए। अगले दिन वो घोषणा करवा देता है कि उसे एक खूबसूरत जादूगरनी की तलाश है और एक आदमी अपनी बेटी के साथ उस राजकुमार के पास पहुंचता है। राजकुमार को उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर बहुत अजीब सा एहसास होता है और वो उस लड़की और उसके परिवार वालों को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब वो लड़की अपने पिता के साथ उसके महल में पहुंचती है
तो राजकुमार उस लड़की को खुश करने के लिए बहुत कोशिश करता है। वो पोएम्स में से लाइन चुराकर उसे सुनाता है। लड़की कहती है कि उसे राजकुमार के बातों पर तभी यकीन होगा जब वो उसका दिल देखेगी। राजकुमार इस बात को समझ नहीं पाता और लड़की को तहखाने में ले जाता है, जहाँ एक जादुई क्रिस्टल का बॉक्स दिखता है जिसमें उसका दिल धड़क रहा होता है, क्योंकि उसने काले जादू से बहुत पहले ही दिल को निकाल कर रख दिया था ताकि उसे कभी प्यार ना हो। उसका दिल लंबे टाइम तक उससे दूर रहा था, इसलिए वो काले रंग के बालों से ढक गया था। लड़की ने कहा कि वो अपना दिल वापस अपने सीने में रख ले और न जाने क्यों जादूगर ने ऐसा ही कर भी दिया। लड़की इतनी खुश हुई कि वो राजकुमार के पास गई और उसे गले लगा लिया, पर अब राजकुमार का दिल काला हो चुका था। उसे डार्क मैजिक ने पूरी तरह अपने वश में कर लिया था, जिस मैजिक से उस राजकुमार ने अपने शरीर से अपने दिल को अलग किया था। उसने राजकुमार पर कंट्रोल कर लिया और राजकुमार को मजबूर कर दिया कि वो लड़की का दिल निकाले और अपने दिल से रिप्लेस कर दे। उसने छुरे से लड़की को मार के उसका दिल निकाल दिया, पर उसका खुद का दिल इतना स्ट्रॉन्ग था कि राजकुमार उसे खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। उसका दिल उसे अपने वश में ना कर सके, इसलिए उसने उसी चाकू से अपना चेस्ट काटकर दिल बाहर निकाल दिया और इस कोशिश में लड़की की बॉडी से कुछ दूर दोनों हाथों में दिल लिए मर गया। डंबलडोर का कहना था कि मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहानी नहीं सुनाते थे, क्योंकि ये खून खराबे वाली और नेगेटिव स्टोरी थी और पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को डरावने सपने आए। इस कारण ये स्टोरी एज इट इज रह गई बिना किसी चेंजेस के। साथ ही डंबलडोर का ये भी कहना था कि काले जादू का इस्तेमाल करना हमेशा ही गलत होता है। अगली कहानी है बेबिटी रैबिटी एंड द कैकलिंग स्टंप की, जिसकी शुरुआत होती है कि एक किंग ने डिसाइड किया था कि वो सारे मैजिक को बस अपने पास रखेगा, इसलिए जितने भी जादूगर या जादूगरनियां मिले उन्हें मार डाला जाए और सबसे अच्छा मैजिक ट्रेनर उसे जादू सिखाए। इसलिए वो विच हंटर्स को जंगली कुत्तों के साथ गांव भर में भेज देता है। कोई भी रियल विजर्ड या विच ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर एक मगल जो जादूगर होने का नाटक कर रहा था उसने आकर ऑफर किया कि वो राजा को जादू सिखाएगा, जो हालांकि उसे खुद भी नहीं आता था। जल्दी ही वो लालची मगल राजा से पैसे और खजानों की मांग करने लगा कि वो उससे जादूगरी के सामान लाएगा और वो सारे सामान को एक छोटे से घर में छिपाता गया। वहाँ ही बेबिटी नाम की राजा की धोबिन भी रहती थी। वो मगल के सारे हरकतें देख रही थी। उसने देखा कि कैसे पड़ोस के पेड़ से लकड़ी तोड़कर उसने राजा को देकर कहा कि ये जादुई छड़ी है। जब वो राजा और मगल बेवकूफी भरी प्रैक्टिस करने लगते थे तो बेबिटी को हंसी आ जाती थी। इससे राजा को गुस्सा आ गया, इसलिए राजा ने मगल को कहा कि अब वो सबके सामने जादू करेगा और अपनी इस नई स्किल के बारे में सबको बताएगा। मगल फंस ना जाए, इसलिए उसने राजा से कहा कि उसे टाउन से बाहर जाना है और वो मदद नहीं कर सकता। पर राजा ने उसे धमकी दी कि अगर वो बाहर गया तो विच हंटर उसे मार डालेंगे और अगर उसे मैजिक परफॉर्म करता देख भीड़ में से कोई भी हंसा तो उस मगल का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मगल बेबिटी के घर गया कि आखिर कौन हंस रहा था। उसने खिड़की से झांका तो उसे पता चला कि बेबिटी तो असली जादूगरनी है और उसने बेबिटी को कहा कि बेबिटी उसकी हेल्प करे वरना वो उसका भांडा फोड़ देगा। गरीब बेबिटी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा बेबिटी अगले दिन झाड़ियों में छिप जाए और जब राजा जादू करने की कोशिश करे तो बेबिटी असली जादू कर दे। अगले ही दिन भीड़ जमा हो गई। राजा ने घोड़ा उड़ाने की कोशिश की तो बेबिटी ने झाड़ियों से जादू किया और घोड़ा उड़ने लगा। भीड़ ताली बजाने लगी। ऐसे ही एक दो जादू और किया गया, पर तभी एक विच हंटर आगे आया और उसने कहा कि उसका कुत्ता मर गया है और राजा उस कुत्ते को जिंदा कर दे। राजा ने कोशिश की पर बेबिटी ने तो कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि किसी भी मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता। भीड़ हंसने लगी। राजा जानना चाहता था कि आखिर जादू काम क्यों नहीं कर रहा, तो उस ढोंगी मगल ने झाड़ी की तरफ इशारा करके कहा कि वो विकेट विच जादू ब्लॉक कर रही है। बेबिटी वहाँ से भागी और कुत्ते उसके पीछे भागे। अचानक बेबिटी एक पेड़ के पास गायब हो गई और कुत्ते पेड़ को देखकर भौंकते रह गए। मगल ने कहा कि बेबिटी ही पेड़ में बदल गई है, इसलिए पेड़ को कटवा दिया जाए। भीड़ ने गुस्से में पेड़ को काट दिया, पर कुछ भी नहीं हुआ। भीड़ जैसे ही जाने लगी, पेड़ के कटे हुए तने से हंसने की आवाज आई और ये भी कि विजर्ड या विच को बीच से काटा नहीं जा सकता, चाहे तो उस विजर्ड को काट कर देख लो।
ढोंगी को समझ में आ गया कि उसकी जान को खतरा है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बेबिटिनो ने यह भी कहा कि उसने उस राजा को भी शापित कर दिया है कि अब अगर किसी भी जादूगर या जादूगरनी को मारा गया तो उसका दर्द राजा को सहना होगा। डर से राजा ने अनाउंस करवा दिया कि अब कोई भी जादूगरों को नहीं मारे। बेबिटी ने डिमांड की कि उसकी स्टैचू भी बनवाई जाए उसी कटे हुए तने के ऊपर, ताकि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। राजा ने उसकी सोने की स्टैचू बनवाई। कुछ टाइम बाद उस कटे हुए पेड़ के होल से एक खरगोश बाहर निकला जिसके मुंह में जादुई छड़ी थी। बेबिटी दरअसल एक एनीमैगस थी और वो खरगोश में बदलकर पेड़ के नीचे बने बरों में चली गई थी। बाहर निकलकर वो अब राज्य छोड़कर चली गई और उसकी सोने की मूर्ति उस कटे हुए तने के ऊपर आज भी है। डंबलडोर का कहना है कि ये शायद सच में एक रियल स्टोरी थी, क्योंकि इसमें विजर्डिंग वर्ल्ड से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं, जैसे मरे हुए को कोई वापस नहीं ला सकता, जादूगरों या जादूगरनियों को मारा जाना, एनीमैगस का बताना और मगल्स की धोखाधड़ी भी। और आखिरी कहानी है द टेल ऑफ थ्री ब्रदर्स, जो हम सभी जानते हैं। अगर आपको ये कहानी डिटेल में जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि पेवरल भाइयों की कहानी है जिन्हें मौत ने तोहफे दिए थे, छड़ी, पत्थर और चोगा, जिसमें डंबलडोर का कहना था कि मौत किसी को भी तोहफे नहीं देती और वो तीनों जादूगर बहुत ही पावरफुल थे कि उन्होंने खुद ही ये तीनों चीजें बनाई थी। तो दोस्तों, ये थी बिडल द बार्ड की सारी कहानियाँ। आपकी फेवरेट कहानी इनमें से कौन सी है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। पर्सनली मुझे तीन भाइयों की कहानी के साथ साथ द फाउंटेन ऑफ फेयर फॉर्च्यून स्टोरी भी बहुत अच्छी लगती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।